हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा फाइनल एग्जाम को सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 23 मार्च को तुम्हारा फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का है। आखिरी 5 दिन बचे हैं। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर हम आज करने वाले हैं। बाकी 6 चैप्टर्स बुक 1 के पहले मैं करवा चुका हूँ थ्रू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करवा चुका हूँ। ठीक है, टुडे इज द टर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नाउ इज द टाइम टू बी सीरियस। ठीक है, तो अभी फोकस से प्रायोरिटी रख के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, without wasting time, let us start now with globalization. अच्छा, I'll make you do all this from my notes. नोट्स के अलावा और जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वो सब के सब तुम्हें व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें तुम्हें आना पड़ेगा, वहां से नोट्स ले लो और वहां से नोट्स लेके प्रिपेयर करना शुरू कर दो। उसके अलावा और क्या क्या मिलेगा तुम्हें सामने विजिबल है। जो क्लास 12th वाली चीजें लिखी है ना, 10th का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, वो फायदा उठा चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न क्लास 12th। ठीक है, उसके अलावा एक चीज जो फ्री नहीं है, दैट इज द फाइनल टेस्ट सीरीज। क्लास 10th के भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोर्ड्स के इसी में से ही आए थे, इस टेस्ट सीरीज में से ही। ठीक है, और 12th के भी इसमें से ही आएंगे, दैट्स माई गारंटी। 23rd 24th को एग्जाम के बाद आई मेक अ वीडियो ऑल्सो, ठीक है, टू शो यू दैट हाउ ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ईदर दिस टेस्ट सीरीज, है ना, एंड साथ में नोट से। दैट्स इट। ठीक है, तो this is something which you have to purchase because this is a high value thing, that's why. Now let us start with the chapter globalization. इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसमें क्वेश्चंस ही कम है यार, चैप्टर ही छोटा सा है। ठीक है, 4 नंबर का ये चैप्टर आना है, 4 के 4 नंबर पक्के करेंगे ये सारे हम क्वेश्चंस करके। व्हाट आर द टॉपिक्स, एज वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, सो उसका भी एक रीजन है बच्चे, सुन लो फटाफट से, बिकॉज मैथ्स और साइंस में ना हमें पता होता है हर एक एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक्स है ना। साइंस में भी मतलब हमें पता है कि कहाँ पे कब डीसी करंट के बारे में पढ़ना है, कब किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आ रहा है। सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, है ना, क्लास 11th 12th में हमने कभी टॉपिक वाइज नहीं स्टडी किया है। टॉपिक्स याद रखो या टॉपिक्स दिमाग में होंगे तो चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट तुम्हारे दिमाग में होगा, तो फिर इसको एक स्टोरी की तरह समझोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स। एक तो फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन है क्या, ओनली डेफिनेशन वी विल डू। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, देख लो कारण बेसिकली क्या है यार ग्लोबलाइजेशन के। इट इज टेक्नोलॉजी, बट विल अंडरस्टैंड अबाउट इट अगेन। मेजरली पूरे चैप्टर में जो हमने समझना है दैट इज दिस, दीज 3 टॉपिक्स जो है ये, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। ये चैप्टर को समझ आ गया, अगर ये 3 टॉपिक समझ आ गए तो मतलब पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली यहां से ही आएगा। नेक्स्ट इज इंडिया को ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंपैक्ट किया, बहुत पहले के समय से लेके अब तक। ठीक है, एंड देन व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस, ग्लोबलाइजेशन को क्यों रेजिस्ट करते हैं लोग। देखो कुछ क्रिटिक्स भी पढ़ेंगे ना हम कि क्या बोलते हैं क्रिटिक्स। एंड लास्ट में इंडिया क्यों रेजिस्ट करता है स्पेसिफिकली ग्लोबलाइजेशन को, दिस इज समथिंग विच विल अंडरस्टैंड। सो बेसिकली व्हाई द होल वर्ल्ड रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन, इंडिया आल्सो रेजिस्ट फॉर द सेम रीजंस। so you can there's no need to again learn the same thing. ठीक है, so last 2 topics are almost same. ठीक है, 2 questions, why there is resistance to globalization, why India, people in India, left and right wing resist globalization, answer should be the same, don't worry. ठीक है, now let us start with the concept of globalization. What is globalization? First of all, very easy and basic thing, globalization क्या है, बच्चों वाली definition कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आएगा मतलब पूछा जाएगा तो तुम क्या लिखोगे, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। थ्योरी को हमेशा कीवर्ड्स के थ्रू ही लर्न करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इट्स अ कंसेप्ट विच फंडामेंटली डील्स विद द फ्लोज, द मेन कीवर्ड इज फ्लोज। फ्लोज मीन समथिंग एक जगह से जो दूसरी जगह पे जाती है, फ्लोज। एंड दोस फ्लोज कुड बी ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के वो फ्लोज हो सकते हैं, और उन फ्लोज से जो कंसेप्ट डील करता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, उसे ही ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं, उसी फिनोमेना को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। 4 चीजों के फ्लोज की मेजरली बात होती है, विच इंक्लूड्स आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी आइडिया यार, इलोन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है, वी ऑल नो बिकॉज ही पोस्ट दैट ऑन एक्स और ट्विटर। आइडियाज का ट्रेवल, कैपिटल का ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट, various foreign companies, various Indian companies are invested there, foreign companies are investing in India, flow of capital, commodities, ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एंड फ्लो ऑफ पीपल, भाई लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये चार मेजर चीजों के फ्लोज के कंसेप्ट को हम ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं। और अगर एक फ्रेज में कोई एक फ्रेज है जो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबलाइजेशन को, बेसिकली इट्स वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब ये फ्लोज, ये ट्रांसफर्स इतने आसान हो गए हैं, मतलब द वर्ल्ड इज नाउ इंटरकनेक्टेड, दैट्स इट, दिस इज ग्लोबलाइजेशन, बात खत्म। ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बच्चों वाली चीजें क्यों क्लास 12th में, आई डोंट नो, मेजरली तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेज ही होने चाहिए थे। फर्स्ट टू टॉपिक्स इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का लेवल नहीं है ये, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस। क्लास 12th में तो हमने बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, जो थोड़ा सा लेवल है क्लास 12th के बच्चों का जितना होना चाहिए। डेफिनेशन हो गया, ठीक है। देन कम टू दिस। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं ये मिस कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है, इट मींस दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली 1 घंटे में पूरा चैप्टर तो हम ऑब्वियसली विद डिटेल्स तो नहीं हो पाएगा, बट इतना जरूर हो जाएगा कि तुम 90% तक मार्क्स इजिली लेके आ सको, 90-95। और 100% तो उसके लिए जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है ना, उसमें पूरे सिलेबस की एक पूरे बुक की डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। दैट्स अ जूम रिकॉर्डिंग, लाइव बैच में की गई थी। आई हैव टेकन अ लॉन्ग क्लास फॉर दैट, बुक 1 की एंड बुक 2 की। तो वो देखोगे तो यू विल बी बेटर फॉर 100 मार्क्स। बट यहाँ पे इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्कोर 90-95% मार्क्स, दिस वीडियो ऑल्सो विल सफाइस एंड यू विल बी लकी, सो यू विल गेट 100 एज वेल। मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है यार, मतलब ऑब्वियसली आई कैन एक्सप्लेन एनीथिंग इन सो मच डिटेल दैट कुछ भी नहीं कटने वाला होगा, बट 1 घंटे की वीडियो में लास्ट मोमेंट पे वो काम करना, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये बात एक याद रखना, बट 90-95% मार्क्स विल बी डन फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा इफ यूल बी लकी तो 100% भी आ सकते हैं इन्हीं वीडियोज से, ठीक है। बट अगर लाइव क्लास लगाई होती, डेली लाइव क्लासेस, ग्लोबलाइजेशन 1 हफ्ते में पूरा हमने खत्म किया होगा उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे आई कैन से विद गारंटी दैट यू विल बी गेटिंग 100 मार्क्स, ठीक है। बट 95% तो मार्क्स इससे भी आ जाएंगे, डोंट वरी। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सेकंड टॉपिक जो है, कारण क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है इसीलिए आ भी जाता है। टेक्नोलॉजी इज द मेजर रीजन, जो क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। सो राइट अबाउट टेक्नोलॉजी प्लीज। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इन सब ने कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज किया ना, इन सारी चीजों ने। एक आइडिया दूसरी जगह पे भेजना, इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे भेजना, ये सारे काम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पा रहे हैं। इसी फिनोमिना को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अलावा मुझे तो कोई और रीजन समझ में आता नहीं है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। तो इसी को ही अलग अलग पॉइंट्स में तुमने एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज वन थिंग। उसके बाद अब आता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, एज आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, पहले इसका ना एक चैप्टर का फ्लो देखो क्या है। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं हमने मेजरली इस चैप्टर में, जो पार्ट समझने वाला है। और कॉन्सिक्वेंसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट एक्चुअली विल बी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और हर एक पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक में भी और कल्चरल में भी हमने क्या क्या पढ़ना है, कि कैसे पॉलिटिकली ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव्स है। तो ये हो जाएगा व्हाट क्रिटिक्स से अबाउट ग्लोबलाइजेशन और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब क्या एडवोकेट्स से
अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड वन विल बी अ बैलेंस्ड व्यू। सेम विद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स और मॉडरेट्स क्या बोलते हैं। कल्चरल में इट्स ओनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव वाले कंसेप्ट को कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में हम कल्चरल होमोजिनाइजेशन बोल देते हैं। अभी मैं तुम्हें चैप्टर का फ्लो बता रहा हूं। एंड पॉजिटिव को कल्चरल हेटेरोजिनाइजेशन बोल देते हैं। दैट्स इट, ये है हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है। यही हमने पूरे चैप्टर में समझना है, और जिसको ये समझ आ गया समझ लेना कि ग्लोबलाइजेशन के उसके 4 नंबर पक्के हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल में जैसा मैंने बताया, सबसे पहले नेगेटिव्स या फिर व्हाट क्रिटिक्स से अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकली क्या गलत लोगों को लग रहा है, हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबसे पहली बात तो इतना समझ लो, इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट या फिर नेशन या स्टेट जो है उसकी पावर की बात है। और अगर नेगेटिव हम पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो मतलब कि गवर्नमेंट, नेशन या स्टेट की जो पावर है वो कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी कैसे, अब ये समझ लो एक बार। इसका एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इट्स ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा एज सच डायरेक्टली नहीं होता है, बट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज थ्रू दिस एग्जांपल वेरी इजीली। लेट्स से ट्रंप का एक ही दम मन कर गया कि यार फर्ज करना है सर कि यार इंडिया पे अटैक करना है, ठीक है, कि यार मोदी जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं या फिर वट किसी भी कारण से, ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट एन हाइपोथेटिकल, जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज पॉलिटिकली ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ट्रंप ने बोला दैट आई विल अटैक इंडिया। ये बात मार्क जुकरबर्ग को पता लगती है। मार्क जुकरबर्ग, आई होप यू नो, द सीईओ ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के सीईओ का कॉल आता है रात के 12 बजे ट्रंप को कि सर मैंने सुना है आप कल अटैक करने जा रहे हो इंडिया पे, ठीक है। ट्रंप ने बोला हाँ बिल्कुल करने जा रहा हूँ। तो मार्क जुकरबर्ग जी ने उनको समझाया कि सर सुनो मेरी बात, आप इंडिया पे अटैक करोगे मगर इंडिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं, अंकल हैं, आंटियां लोग हैं जो सुबह सुबह फेसबुक फॉरवर्ड्स करते हैं, फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेजेस सुबह जो इंस्पिरेशनल मैसेजेस, गुड मॉर्निंग एंड ऑल भेज रहे हैं। तो सारा मेजरली रेवेन्यू उन करोड़ों अंकल आंटी से हमारे आ रहा है। अगर आप अटैक करोगे तो रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, सो यू कैन नॉट डू दैट, और उससे हमें रेवेन्यू कम मिलेगा। और उसी से यूएस इकोनॉमी चल रही है, वन ऑफ द थिंग्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ग्रेट कंपनीज, ठीक है, ओरिजिनली ऑफ सेम पेरेंट कंपनी नो। तो इस वजह से ट्रंप को बाद में समझ आती है यार बंदा तो ठीक है, मैं तो पता ही है सबको, इतना दिमाग नहीं है। अगर जुकरबर्ग जी ने सही समझाया मुझे, so that's how war was prevented, just a hypothetical situation. Now किसने वॉर प्रिवेंट करवाया, which was a multinational company represented by Facebook और व्हाट्सएप और मेटा whatever, उसने ट्रंप को, ट्रंप इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, बोले उसकी पावर खत्म कर दी मल्टीनेशनल कंपनीज ने। कारण क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्योंकि हुआ पड़ा है। तो दिस इज एन एग्जांपल हाउ स्टेट कैपेसिटी हैज बीन इरोडेड, ठीक है। सो ये एक बात दिमाग में रखना है जब भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखना है। तो इसमें क्या बात आएगी कि पहले वेलफेयर स्टेट हुआ करता था। एक और बात अब देखो, ठीक है, पहले स्टेट हुआ करता था वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट लोगों का भला करने के लिए होता था, मतलब इतनी सारी स्कीम्स चलाई जाती थी यार, है ना, लोगों के लिए, मनरेगा एंड ऑल। विद टाइम वो स्कीम्स डाइल्यूट होती जा रही है, कम होती जा रही है। आजकल मिनिमलिस्ट स्टेट होता जा रहा है, स्टेट खुद को मिनिमल करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है।
मल्टीनेशनल कंपनीज आगे आती जा रही हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। उसके अलावा अब मेजरली डोमिनेंट क्या हो गया, मार्केट हो गया है। इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी है तुम्हारा कल, ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स हु नो market is playing the major role now. मतलब consumers and buyers are the major important things. Whatever they want that will be produced in that much quantity, it will be produced. ठीक है, प्रोडक्शन विल बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई बेसिस। गवर्नमेंट के कंट्रोल में अब चीजें कम होती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। स्टेट्स की कैपेसिटी कम होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में अपनी नहीं चला पा रही है, जो मैंने एग्जांपल दिया वो बात। तो दिस इज द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकली, which is represented by a phrase that is erosion of state capacity. स्टेट की कैपेसिटी इरोड हो गई। फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है सेकंड। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्टेट्स कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स आज भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच एडवोकेट्स ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू। यार स्टेट्स आज भी इंपॉर्टेंट है कैसे, पूछ लेंगे हम कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई स्टेट का काम पहले भी था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नेशनल सिक्योरिटी को बचा के रखना, और आज भी वो काम क्या मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं? नहीं कर रही। नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर ये सब किसके हाथ में है? अभी भी तो स्टेट के ही हाथ में है। ईरान पे अटैक किया तो उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ कर पाए? अभी नहीं कर पाए। नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सब अभी भी किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में है। ठीक है, सी पहले मैं दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा था तो वैसे बात कर रहा था। वी एज एकेडमिशियंस आर नॉट समथिंग कि हम एक साइड के फेवर में चले जाएंगे, है ना, ऑल्दो इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, बायसेस हमारे अंदर भी होते हैं तो एक व्यू पॉइंट के साथ हम भी जुड़ जाते हैं, बट ट्राई करना चाहिए कि हमने सब सारे पॉइंट ऑफ व्यूज के पॉजिटिव नेगेटिव्स देखने हैं। तो जिसमें एक अभी सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी तो पहले भी स्टेट ही कर रहा था, आज भी स्टेट ही कर रहा है। गवर्नमेंट तो इट्स स्टिल वेरी रेलेवेंट, है ना। ये पुलिस, आर्मी, ये सब काम अभी भी किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है दैट स्टेट्स हैव बिकम इवन मोर पावरफुल। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एडवोकेट्स पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। बोलते हैं इवन आज तो स्टेट्स और पावरफुल हो गए हैं भाई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बन पाई। अच्छा, डेटाज अच्छे से कलेक्ट हो पाते हैं आजकल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और अच्छे से फंक्शन कर पाती है। बोले ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से तो गवर्नमेंट और पावरफुल होती जा रही है ना। सो नाउ द स्टेट इज इवन बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। ऐसा भी एक पर्सपेक्टिव माना जाता है। सो ये तीन पर्सपेक्टिव्स हमने समझ लिए। पहला वाज द नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेगेटिव के बाद हमने नीचे ये पॉजिटिव पढ़ा और ये भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में पढ़ा। पहले वाला पार्ट वाज क्रिटिक्स, सेकंड पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाज व्हाट एडवोकेट्स आर्ग्यू अबाउट दिस। ठीक है, दैट्स इट, दिस वाज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में तुमने ये समझना है, सी दिस, सबसे पहले कि क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, फिर एडवोकेट्स क्या बोलते हैं, और फिर मॉडरेट्स क्या बोलते हैं। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का भी एक बार समझ लो। क्रिटिक्स, एडवोकेट्स, मॉडरेट सपोर्टर्स। क्रिटिक्स का मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एडवोकेट्स और मॉडरेट सपोर्टर्स का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर आएगा, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा हुआ है, why do some economists describe economic globalization as recolonization of the world? So हमने critics का point of view लिखना है, recolonization of the world, recolonization। अब ये क्या है सीन, देखो जरा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। अगर हम आज देखें, इंडिया का डोमेस्टिक कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा हो? आईफोन यूएसए, है ना,
और भी कितनी चीजें, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ठीक है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना, गूगल ड्राइव, जीमेल ना, सर्च इंजन, एवरीथिंग इज अगेन यूएसए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो और वेस्टर्न कंट्री से हम यूज कर रहे हैं। इंडिया कुछ डोमेस्टिकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है? क्योंकि जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब तक यूएसए और बाकी कंट्रीज बहुत डेवलप खुद को कर चुके थे, और वो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स भेजते थे, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस लेवल का कोई प्रोडक्ट हम बना सकें और उतनी कम कॉस्ट पे बना सके। तो ऑब्वियसली ज्यादा सामान किसका बिकेगा? यूएसए का। तो जो छोटे कंट्रीज थे जो डीकोलोनाइजेशन के बाद 1940s के बाद बनना शुरू हुए, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज, वो तो कुछ खुद का बना ही नहीं पाए। तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का फायदा कौन से कंट्रीज को हुआ? बड़े कंट्रीज को हुआ या छोटे कंट्रीज को हुआ? हमें तो कोई फायदा खास हुआ ही नहीं। किनको फायदा हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज को। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव which is a negative consequence of globalization which critics argue। पॉजिटिव पे भी जाएंगे अभी। क्या बोल रहे हैं? बोले इट बेनिफिट ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। बोले इसका फायदा भी सिर्फ कुछ ही लोगों को हुआ है इकोनॉमिकली। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैकडोनल्ड यहाँ पे आ गया, आईफोन हम खरीद पा रहे हैं, मगर इतने इंडिया में यार 27 करोड़ लोग तो करीब अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेट्स से इंडिया में। उनको आईफोन की पड़ी है क्या? जो दिन में 100 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, वो क्या मैकडोनल्ड्स की मील खाएंगे क्या जाके? ऑब्वियसली नोट, ठीक है। और वो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि यार देयर इज अ नीड टू क्रिएट सोशल सेफ्टी नेट्स। बोले जो गरीब है उनके लिए सोशल सेफ्टी नेट जरूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? भाई पहले लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, कोई एक गुप्ता बर्गर की रेडी लगा रहा है, ठीक है, या कोई और नाम से लगा रहा है, ठीक है। अब भैया मैकडोनल्ड्स आ गया, उसी प्राइस में वो बेटर क्वालिटी अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो रेडी वाले स्ट्रीट वेंडर्स तो खत्म हो जाएंगे ना, कंपैरेटिवली काम लेसर हो जाएगा। ऑल्दो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमें वो रेडी का बर्गर पसंद ज्यादा आ जाता है तो हम खा रहे हैं, अदरवाइज इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ नॉर्मल बर्गर हॉट डॉग वेंडर, वेरियस अदर थिंग्स आर देयर ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए ये लोग बोलते हैं क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कि यार देयर शुड बी होल्ड टू फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। होल्ट मतलब रोक देना चाहिए, और ये इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को फोर्स्ड बोल रहे हैं, फोर्सफुली हो रहा है हमारे कंट्रीज के साथ। कौन कर रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज। और इसी चीज को ये रीकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। रीकॉलोनाइजेशन क्या होता है? बोले पहले अंग्रेज आके हमें लूट कर चले गए, डायरेक्टली आ गए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के यहाँ पे आके हमें लूट कर चले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया खत्म। अब बोले रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है वापिस, उसके बाद तो वापिस चले गए, अब दोबारा तो आ नहीं सकते, है ना, क्योंकि अब तो देर आर ग्लोबल सेफगार्ड्स फॉर दैट, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर विच विल बी लुकिंग फॉर any human rights violation, so it cannot be done. You cannot intervene any country and violate their sovereignty, no, है ना। ऑल्दो यूएसए चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, अभी कर भी रहा है ना। वेनेजुएला के लीडर को उठा लिया, ईरान के लीडर को मार दिया, बट दादागिरी है, पावरफुल है, ठीक है। बट अब क्या कर रहे हैं वो लोग? अपनी कंपनीज भेज रहे हैं, दे सेंडिंग मैकडोनल्ड्स, दे सेंडिंग आईफोन, गूगल, और वो हमें लूट के लेके जा रहे हैं, है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, मे बी वी ऑल, अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी तुम्हारे सामने, इवन स्पेशली सिर्फ यूएसए के ही बहुत गैजेट्स होंगे। आई एम मेकिंग दिस वीडियो थ्रू एन आईपैड अगेन। तो व्हाट इज दिस? अब वो अपनी कंपनीज भेज के हमें लूट रहे हैं, अब हम उनकी कंपनीज को पैसे दे रहे हैं। पहले वो डायरेक्टली आगे लूट के जा रहे थे, अब वो अपनी कंपनीज को भेज रहे हैं, लूट रहे हैं हमें। दिस इज रिकॉलोनाइजेशन। दोबारा से हम गुलाम बन गए हैं, पहले उनके डायरेक्टली गुलाम थे, अब उनकी कंपनीज के गुलाम है, उनके प्रोडक्ट्स के गुलाम है। ये पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। फिर आता है एडवोकेट्स क्या बोलते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है। क्या पॉजिटिव व्यू पॉइंट है? बोले इससे पूरी दुनिया की तरक्की हो रही है, सबका वेलबींग हो रहा है। यार देखो हमारा स्टेटस बढ़ा है ना। सी नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी।
है ना। तुम कहोगे सर तो 1 मिनट में बदल गए यार, पहले नेगेटिव चीजें बता रहे थे, पॉजिटिव, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट एन गुड आंसर, नो। पॉजिटिव चीजें क्या है, बोले सबका भला हुआ है, देखो यार मैं आईपैड पे वीडियो बना रहा हूँ, बना पा रहा हूँ ना, तुम्हारा भला कर पा रहा हूँ ना, इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज आई हैव एन आईपैड। नहीं आया होता एप्पल यहाँ पे तो कैसे बना पाता, नहीं बना पाता। कह रहे इससे पूरी दुनिया को बेनिफिट हुआ है, और कह रहे ये तो होना ही था, देखो तरक्की होनी ही होनी है, तो कह रहे हैं जो चीज होनी है इट इज नॉट वाइज टू रेजिस्ट दैट द मार्च ऑफ हिस्ट्री, ये तो लिखा हुआ है होना, इट इज नॉट वाइज टू रेजिस्ट दैट, को रोकने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, कुछ मॉडरेट सपोर्टर्स है जो ये बोलते हैं कि देखो इसके कुछ चैलेंजेस तो हैं ही हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, मगर हम उसको अगर इंटेलिजेंटली रिस्पोंड करेंगे ना, मतलब जो बुरी चीजें हैं उन पे थोड़ा सा रोक लगा दे, अच्छी चीजों को यूज कर ले, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना, हर एक की ग्रोथ हो जाएगी। एग्जाम्पल, इंडिया में हम शुरू में पहले 30-40 ईयर्स हमने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को या वेस्टर्न कैपिटल को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि हमें डर था कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है फिर वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में किसान जैम बना है ना, और भी किसान की सॉसेज बनी है ना, वीबा कंपनी डेवलप हुई है ना, हमारे भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोडक्ट्स बने हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडिया बना पाया क्यों, क्योंकि उस समय रिसर्च करने का टाइम मिला, ऑल्दो वीबा इज अ वेरी न्यू एज अ कंपनी, बट उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें हमने खुद से मैन्युफैक्चर किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी, हैवी इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम किया। ठीक है, ताकि क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं आया था उस समय, आया होता तो हमारे कोई प्रोडक्ट ना खरीद पाता, तो कंपनीज को पैसा ना मिलता, तो वो और रिसर्च और ग्रोथ ना कर पाते, तो दिस इज समथिंग विच वी डिड। ठीक है, और 1991 के बाद हमने उनको बुला भी लिया कंपनीज को, वी ओपन आवर इकोनॉमी, एलपीजी रिफॉर्म्स करते हैं ना हम, करी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी उठाया, पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके भी रखा, सो दिस इज व्हाट इंडिया डिड, बिकॉज वी आर लाइक मॉडरेट सपोर्टर्स, हमें पता है इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, तो हम बच के रहेंगे। हमारे लीडर्स ने क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, वो पता था कि क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट कि सर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट की, इनकी क्या हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू, यू विल बी फ्यूचर लीडर्स इफ यू डोंट नो व्हाट इज negative and positive consequence economically, politically, culturally of these things, how you will be representing India at global levels, even how you will be able to deal with major issues. You will be future IAS officers, foreign services officers, without understanding the international relations, world politics, कैसे चीजों को डील कर पाओगे, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंस, बड़े काम करने हैं तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, फाइन। चलो ये हो गया इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कल्चरली जो है उसको हम बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, एक फिनोमिना है, सॉरी नॉट हेट्रोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमो, होमो मीन्स सिमिलर, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया का कल्चर सेम होता जा रहा है। व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव, दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कल्चरली। क्या है, बोल रहे पूरी दुनिया का कल्चर सिमिलर होता जा रहा है, हम सारे अमेरिकन बनते जा रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, कहीं अगर घूमने जाना है, सबसे पहले हम करेंगे कि यार कुछ खा लेते हैं, बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाना है, चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं या फिर बर्गर किंग चलते हैं, फाइन। फोन लेने जाना है, कौन सा फोन लेना है यार, बेस्ट फोन लेना है यार, आईफोन लेना है, मतलब सम पीपल थिंक अबाउट दिस। ठीक है, फिर चलो यार कुछ पिज्जा खाने का मन कर रहा है, अगर किसी का कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, ये क्या चल रहा है यार, कपड़े लेने हैं, फिर कुछ ना कुछ और, ऐसा ही है ना, समथिंग यूएस प्रोडक्ट विल बी देयर। अगर अपनी तरफ भी हम नजर मारे, यू विल बी पोजेसिंग आईफोन्स, है ना, आई ऑल्सो हैव अ फॉसिल वॉच, ठीक है, शूज विल बी ऑल्सो सर्टेन अमेरिकन ब्रांड, ठीक है, लेट्स से आई हैव अ न्यू बैलेंस शूज अगेन, व्हाट इज ऑल दिस, हम सब अपनी तरफ नजर मारे तो अमेरिकन बने पड़े हैं यार, कल्चरली वैसे होते जा रहे हैं। कपड़े भी देख लो यार, दिस शर्ट अभी टाई उतारी है, जस्ट ब्लेजर्स अभी उतारे हैं, ठीक है, काम से आने के बाद, तो ये सब क्या है, हम सारे वेस्टर्न बन चुके हैं, अमेरिकन बन चुके हैं, दिस इज अमेरिकाज सॉफ्ट पावर।
पूरी दुनिया का कल्चर ही सिमिलर हो गया है, और दैट सिमिलर कल्चर इज ओनली ऑफ द वन वेरी बिग कंट्री अमेरिका, है ना, इट इज क्रिएटिंग इट्स हेजेमनी डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज इट्स सॉफ्ट पावर। दिस इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और इसी फिनोमिना को एक वर्ड यूज करते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन होता जा रहा है पूरी दुनिया का। कहीं पे भी जाना है सबसे पहले, लेट्स से अगर कुछ ना मिले मैकडोनल्ड्स का है, लुकिंग फॉर दैट, दिस मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दिस इज सॉफ्ट पावर ऑफ द यूएस हेजेमनी, यूएसए की डोमिनेंस है। बर्गर, ब्लू जीन्स, इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट्स डेंजरस रीजन बीइंग श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज। पूरी दुनिया का जो इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है ना। पूरी दुनिया के इतने अलग अलग क्यूजीन्स हैं, मगर कहाँ चले गए सारे? घर पे हमारे या तो इटालियन पास्ता बन रहा है, कुछ ही एक वो बन रहे हैं, मतलब हमारे लोकल क्यूजीन्स कहाँ गए, ठीक है। मतलब कुछ अगर फैंसी खाने का मन है तो। बट इसका एक ऑपोजिट व्यू है जो कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव हमने पढ़ लिया होमोजेनाइजेशन, पॉजिटिव फिनोमिना जो है उसको बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। अब हेट्रो क्या होता है? हेट्रो होता है डिफरेंट। बोले ऐसा नहीं है, ये उसके ऑपोजिट बोलेंगे, बोलेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन नहीं हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो कल्चर्स और डाइवर्स होते जा रहे हैं। कैसे? इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होमोजेनाइजेशन हेट्रोजेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, अगर ये चैप्टर तो 4 नंबर में बहुत बार हुआ है कि यही क्वेश्चन आया है, बट कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू बी रेडी विद एवरी। ये बोल रहे हैं कि यार बल्कि हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई है यार, पहले सिर्फ दाल रोटी खा रहे थे, अब रात को बर्गर खाने का भी मौका मिल जाता है, तुम्हें पास्ता खा लेते हो कभी कभी। और हमारा कल्चर कह रहे मॉडिफाई हो गया है, दिक्कत क्या है? और कह रहे अगर तुमने मसाला डोसा खाने का मन है तो बर्गर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, मसाला डोसा खाओ, वही तो खाओगे, बर्गर थोड़ी खाओगे, मन मसाला डोसा का कर रहा है तो। बल्कि बर्गर तो एक एक्स्ट्रा चॉइस आ गई तुम्हारे पास। और बोलते हैं कल्चरल मिक्स होते जा रहे हैं। कैसे? ब्लू जीन्स के साथ खादी कुर्ता डाल रहे हैं, खादी कुर्ता इंडियन, ब्लू जीन्स वेस्टर्न अमेरिकन, कल्चर मिक्स हो गया और डाइवर्स हो गया। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और वेस्टर्न लोग यहाँ पे आके अमेरिकन या और लोग इस्कॉन टेम्पल्स जाते हैं, ठीक है, वो लोग भी जीन्स के साथ कुर्ता डाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। और कल्चर तो और डाइवर्स होता जा रहा है, सो दिस नो नीड टू वरी कि क्या होगा फ्यूचर में, कल्चर सिमिलर होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन वाले, ये बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव ही कॉन्सिक्वेंस हैं कल्चरली, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है। मगर हमें पता है कि कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, हम जो भी पूछा जाएगा हम वो वाला पर्सपेक्टिव बता देंगे, 4 नंबर अपने ले लेंगे। हमारे लिए एक ही चीज जरूरी है, पूरे नंबर लेने। फाइन, दीज आर द क्वेश्चंस जो खुद से करने हैं, ठीक है। अब ये 3-4 क्वेश्चंस तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़े, राइट इन योर ओन वर्ड्स, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन राइट, विल बी एबल टू राइट बाय योरसेल्फ आल्सो, सो डोंट वरी, ठीक है। और इसमें कुछ भी लिखोगे अगर ये कोई क्वेश्चन आएगा तो, कि कैसे तुम्हारा ड्रेस कल्चर बदला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कैसे फूड हैबिट्स बदली है, सो राइट व्हाटएवर यू वांट, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने कैसे, ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया है? 3 फेजेस में बात करेंगे। एक तो कॉलोनियल पीरियड, जब तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, फिर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर 1947 टिल 1991, उसके बाद 1991 और उसके बाद, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था एक्चुअली, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, दैट्स व्हाई 1991, ठीक है। कोल्ड वॉर आल्सो एंडेड एट दैट टाइम, बट कोइंसिडेंटली हमने उसी टाइम पे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था। सबसे पहले कॉलोनियल टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिशर्स के टाइम में ग्लोबलाइजेशन ने हमें कैसे इंपैक्ट किया उसको समझो। पहले तो ये देखो, उनसे भी पहले की अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स से भी पहले, इंडिया यूज्ड टू बी एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कपड़ा बेचा करते थे हम बना के। हमारे यहाँ पे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। हैंडमेड टेक्सटाइल्स हम खुद बनाते थे, ऑल्दो मशीन्स वर नॉट देयर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन। यहाँ पे हमारे उतने मशीन्स का काम नहीं होता था, बट हाथ से हम बनाते थे,
ठीक है, कॉटन का यूज करके बहुत अच्छी चीजें हम बनाते, प्रॉपर टेक्सटाइल कपड़ा बना के गारमेंट्स बना के बेचते थे। ठीक है, वेस्ट में। मगर हुआ क्या, वेस्ट में स्पेशली ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इट एक्चुअली हैपेंड इन 1750s, मिड 18th सेंचुरी। और उसी समय वो यहाँ पे आ रहे थे। इफ यू रिमेंबर 1757 द बैटल ऑफ प्लासी अल्टीमेटली एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। क्योंकि ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटेन मशीन्स की वजह से इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था कि अब उनको खरीदार चाहिए थे, कंज्यूमर्स चाहिए थे। पॉपुलेशन कहाँ थी, इंडिया में, बेचेंगे कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, मगर इंडिया तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े बना रहा है अच्छे खासे, और हम बेच रहे हैं, हम पैसा कमा रहे थे, सोने की चिड़िया थे। तो ब्रिटेन को ये बात पता लगी, ब्रिटेन ने सबसे पहले यहाँ पे आके अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करके एक काम किया कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करवा के हमें सिर्फ इतना बोल दिया गया कि तुमने सिर्फ कॉटन उगानी है, तुम सिर्फ एग्रीकल्चर करो। कहाँ हम इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, कहाँ हमें बोल दिया कि तुम सिर्फ एग्रीकल्चर करोगे, कॉटन उगाओगे। क्योंकि कॉटन किसको चाहिए, ब्रिटेन को, कपड़ा बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास अब मशीन्स आ चुकी हैं। और फिर कपड़ा बना के बेचेंगे कहाँ पे, इंडिया में। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग से उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में डाल दिया, ब्रिटेन ने। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। As a consequence of British imperial ambitions, India became an exporter of primary goods only, which was cotton. हम सिर्फ कॉटन बेचने लगे, जो पहले हम टेक्सटाइल्स बेचा करते थे, सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने लगे। और कंज्यूमर किसके बन गए, फिनिश्ड गुड्स के, कपड़ों के। हम कपड़ों के कंज्यूमर बन गए। बेचेगा कौन हमें, अब ब्रिटिश, ब्रिटेन। पहले हम उनको बेचते थे, मगर उन्होंने आके उल्टा कर दिया काम। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सबसे पहला जो इंडिया पे हुआ, बिफोर कॉलोनियल, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर जब इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें लगा कि यार अब हमें ग्लोबलाइजेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया में अभी इतनी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी तो है नहीं है कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स, वेस्टर्न प्रोडक्ट से compete कर सकें। तो बेटर है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे आने, अभी बाहर के लोगों के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम आने ही नहीं देते। तो हमने अपनी इकोनॉमी बंद कर ली, जिसको प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक, इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था। जस्ट एन एग्जांपल कि आईफोन 1947 में बन चुका है, लेट्स से, और आईफोन इंडिया में आ गया। अब मैंने कंपनी खोली माई फोन, ठीक है, क्या मैं माई फोन उस आईफोन के लेवल का बना पाऊंगा? लोग आईफोन खरीदेंगे या माई फोन खरीदेंगे? उनके पास इतने सालों की पुरानी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो सब प्रिविलेज नहीं थे, क्योंकि हम तो किसी दूसरे कंट्री के रूल में थे। ठीक है, तो क्या मेरा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से मैच करेगा, या मेरी कॉस्टिंग उतनी कम हो सकती है जितनी उनकी होगी? ऑब्वियसली नहीं। सो माई फोन कैन नेवर बी एबल टू कम्पीट विद आईफोन। तो मैं तो कभी फोन बना ही नहीं पाऊंगा, माई फोन, आईफोन ही बिकता रहेगा। तभी शुरू के 30-40 साल प्रोटेक्शनिज्म किया कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आएगी ही नहीं, खास बड़ी कंपनी, मेजर कंपनीज। ठीक है, सम एक्सेप्शंस वर देयर, बट मेजरली देयर वाज प्रोटेक्शनिज्म। दैट्स व्हाई इट हैपेंड। ठीक है, ये याद रखना है। मगर इसका एक नेगेटिव चीज भी हुई, कुछ एरिया में तो एडवांसेस हुए, मगर कुछ एरियाज को उतनी अटेंशन नहीं मिली। हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, इस पे खास ध्यान नहीं दिया। जो हम आज भी देखते हैं कि इंडिया में हाउसिंग, हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो इतनी इम्प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, और इस समय रेट ऑफ ग्रोथ भी कोई खास अच्छा नहीं था, स्लो ही था। पर 1991 के बाद क्या होता है, देखो जरा। 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को डीरेगुलेट कर दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दी। डीरेगुलेट मतलब कि स्टेट को पीछे कर दिया, बोले कि अब जो भी कंपनी आना चाहे आ जाए। ठीक है, अब हम compete करेंगे, नाउ वी आर रेडी टू compete विद दिस वर्ल्ड। और ऑल्सो अब इकोनॉमिक अगर और ग्रो करनी है तो आपको अपने एक कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो दैट वी डिड, बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया कि नेगेटिव रिजल्ट आया, वो फ्यूचर ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ 30-35 साल ही हुए हैं कि ऐसा हमने किया है। ठीक है, इट्स बीन अराउंड 35 years that we have opened our economy. 35 years as part of history is very lesser to judge a big decision like economic reforms. But although आज सब मानते हैं that whatever happened 1991 economic reforms, it was a good step. ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में सबका ही इंप्रूव हुआ है। ठीक है, पॉवर्टी ऑल्सो हैव रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली आफ्टर दैट। ठीक है, ऑल्दो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, नो नीड टू गो इनटू दैट। फाइन।
नाउ वन लास्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, व्हाई सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो मैंने बताया इसी पार्ट को तुम व्हाई इंडिया रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन, वो भी सेम ही आंसर लिखोगे। ठीक है, सी दिस, व्हाई इज देयर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले लेफ्ट विंग और फिर राइट विंग की बात करेंगे। आई होप एज ऑफ नाउ यू नो व्हाट इज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। दोज हु डोंट नो, let's say this is a spectrum, left and right. Left wing, someone who talks about a group who talks about poor, they want change, they are revolutionaries. Obviously poors want change. Who wants to live in poverty? No one. Right wing is someone who talk of rich majorly, and those are conservatives who don't want change. Rich don't want to change. Rich will change, they'll become poor, so that's why they don't want change, they want to conserve the things. ठीक है, they talk about culture. फाइन, अभी इतना ही याद रखो बस, बट बोथ आर एट एक्सट्रीम्स। ठीक है, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहते हैं, ये भी याद रखो, क्योंकि दोनों ही देखो एक्सट्रीम्स पे है ना, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहते हैं। लेफ्ट विंग क्यों स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहता है? कि सरकार पुअर्स का भला कर सके विद वेलफेयर पॉलिसीज। स्ट्रॉन्ग स्टेट राइट विंग क्यों चाहता है? ताकि रिच का भला होता रहे। ठीक है, और अपना देश का कल्चर और ग्रो होता रहे, दूसरे देश का कल्चर इंडिया पे इन्फ्लुएंस ना हो। कॉन्जर्वेटिव्स है ना, दे वांट टू प्रोटेक्ट द कल्चर, दे वांट टू प्रिजर्व द थिंग्स, दे डोंट वांट चेंज। सो लेफ्ट विंग क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि उनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, जो पहला पॉलिटिकली हमने नेगेटिव थिंग पढ़ी थी, नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, फर्स्ट इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, उनको लग रहा है कि स्टेट कैपेसिटी इरोड होती जा रही है, जिसकी वजह से पुअर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है स्टेट अब। और दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। राइट विंग वाले बोलते हैं कि अगेन स्टेट वीक हो रहा है, इनको स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द रिच और टू प्रोटेक्ट द कल्चर और टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। इकोनॉमिकली वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हम ग्रो करें, मेक इन इंडिया की बात हो। ठीक है, दिस इज वाई दे से कि हम, ग्लोबलाइजेशन इज अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबलाइजेशन बोल रहा है कि ग्लोबली ट्रेड करो। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जब हम ट्रेड बंद कर दें अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि तुम खुद पहले ग्रो करो फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिकली क्यों राइट विंग रेजिस्ट करता है? वो बोलता है कि प्रोटेक्शनिज्म नहीं कर पाएंगे, ट्रेड करना पड़ेगा। और कल्चरली कॉन्जर्वेटिव्स हैं, पुरानी सोच वाले हैं, तो ये बोलते हैं कि यार ट्रेडिशनल कल्चर हमारा जो है वो हार्म होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, जो एज ओल्ड वैल्यूज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। जिससे एग्जांपल वाई इंडिया रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन, राइट विंग स्पेशली। कुछ लोग बोलते हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे, है ना, और जो हमारा ड्रेस सेंस है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, तो वो राइट विंग को पसंद नहीं आता है, ऑब्वियसली बिकॉज दोज आर कॉन्जर्वेटिव्स। ठीक है, availability of foreign TV channels, whatever, you can understand it by yourself, fine, that's it। तो ये सारी बातें मेजरली तुमने याद रखनी है। for 100 marks just give it a read to this as well, otherwise a direct question will come and you'll be able to solve it। ठीक है, 4 नंबर ग्लोबलाइजेशन तुम्हारे पक्के जरूर हो जाएंगे, इतना समझ के, that's it। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड पता है क्या बोल रहा है? दिस वाज दिस चैप्टर, ठीक है, these are certain extra questions which I have given you as a worksheet, इसमें तुम देखोगे you will be able to answer everything। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई 6 कॉन्सिक्वेंस बताओ ग्लोबलाइजेशन की, 6 नंबर को तो आएगा ही नहीं, 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 6 कॉन्सिक्वेंसेस पूछ ली गई, तो 6 कॉन्सिक्वेंसेस कैसे बताओगे? कोई भी 2 पॉलिटिकल बता दो, कोई भी 2 कल्चरल बता दो, कोई भी 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बता दो। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि 3 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताओ पॉलिटिकल, 3 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन की, तो एक पॉलिटिकल बता दो, एक कल्चरल बता दो और एक इकोनॉमिक बता दो नेगेटिव वाली। पॉजिटिव आएगा तो एक पॉजिटिव पॉलिटिकल बता दो, एक पॉजिटिव कल्चरल बता दो, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बता दो, दैट्स इट। नेगेटिव वाली कौन सी है? जो मैंने बताया कि क्रिटिक्स क्या बोलते हैं। पॉजिटिव वाली कौन सी है? जो मैंने बताया एडवोकेट्स क्या बोलते हैं, बात खत्म।
और एज आई एम वाज टेलिंग यू कि प्रीवियस कुछ ईयर्स का ट्रेंड ये रहा है कि 2 एमसीक्यू आते हैं इसमें से और 2 मार्कर एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, दैट्स इट। ये पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड चल रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, दिस इज समथिंग विच विल, ठीक है, बट जो भी होगा तुम्हारे 4 नंबर जरूर पक्के हैं। आखिरी 5 दिन बचे हैं, नाउ इज द टाइम। अगेन एज आई ऑलवेज से, सेल्फ पीटी नहीं करनी है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इतना पढ़ रहा है। अरे पढ़ना है भाई, मजे से पढ़ो, ठीक है। इतना ये ऐसा विनर्स एटीट्यूड होना चाहिए, लूजर्स एटीट्यूड नहीं, विनर्स माइंडसेट की। और क्या, ये तो सब कर लिया, नोट्स तो सारे कर लिए, और बताओ प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैंपल पेपर पूरा एक सॉल्व कर लिया है, ऐसा एटीट्यूड से करना है, ठीक है। वो विनर्स एटीट्यूड रखना है, ऐसी बातें नहीं, रिग्रेसिव बातें कि यार ये पेपर में नंबर आ भी गए तो क्या हो जाएगा, 5-7 कम भी हो गए तो क्या हो जाएगा, नहीं। इट्स एन एटीट्यूड एंड माइंडसेट। फ्यूचर में भी अगर ऐसा माइंडसेट रखोगे कि नहीं यार 4-5 नंबर कम भी हो गए तो क्या है, तो पूरी जिंदगी वहीं हम थोड़े से बैकफुट पे रह जाएंगे। फ्रंट फुट पे खेलनी है हर गेम, और टॉप करना है, बेस्ट ऑफ मार्क्स लेके आना है हर चीज में। वट एवर यू विल डू इट विद बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, लास्ट 5 days, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।